दिन दहाड़े गोलियां चली, 2 हिट और विदेशी कारों में 50 लाख से अधिक रुपए। आप देख रहे हैं, मिस्टर बैंक ने हाथ खिड़की से बाहर निकालकर पीड़ित पर कई गोलियां चलाई। क्या होता है जब लोग सोचते हैं कि उन पर नजर नहीं रखी जा रही है? खैर, ये वीडियो बिल्कुल उसी का उत्तर देता है जैसे सीसीटीवी कैमरे उन मूवमेंट को कैद करते हैं जो सीधे हॉलीवुड स्क्रिप्ट के जैसे लगते हैं। इन घटनाओं में लोग पब्लिक प्लेस पर हथियार का उपयोग करते हैं, जबकि यह भूल जाते हैं कि उनकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जो भूल गए कि पब्लिक प्लेस पर कैमरे होते हैं। केवहानी कैमिला हिक्स। NBC 6 द्वारा मिली निगरानी वीडियो उस पल को दिखाता है जब एक रैपर ने अक्टूबर में वाइनवुड की दीवारों के सामने जानबूझकर अपने मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जैसे जैसे संगीत की दुनिया में तनाव बढ़ता है, संघर्ष कभी कभी सोच से ज्यादा बढ़ सकता है। फ्लोरिडा की एक उभरती हुई रैपर केवहानी के मामले में उसके मैनेजर के साथ उसके रिश्ते ने एक घातक मोड़ ले लिया। यह सब एक तीखी बहस से शुरू हुआ जो जल्द ही काबू से बाहर हो गई। उस दिन विनवुड के रंगीन माहौल में, मियामी के विनवुड में, वह पल था हिक्स ने खुद को अपने मैनेजर के साथ सोया हुआ पाया। बहस का सही कारण अज्ञात है, लेकिन चश्मदीद गवाह ने बताया कि बहस चरम पर थी। जैसे जैसे उनकी आवाजें तेज होती गईं, हवा तनाव से भर गई, जिसने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, यह साफ हो गया कि विवाद को सुलझाने के लिए केवल शब्द काफी नहीं होंगे। स्थिति जल्द ही फिजिकल हो गई। हिक्स और उसके मालिक दोनों हिंसक विवाद में उलझ गए। चौंकाने वाला दृश्य सीसीटीवी कैमरे की नजरों के सामने आ गया, जिन्होंने हर पल को कैद कर लिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि सच्चाई से कोई बच नहीं पाएगा। हिक्स और उसके मैनेजर के बीच तनाव बियाच गया, घूंसे मारे गए और शरीर टकराए। यह गुस्से और निराशा से प्रेरित एक लड़ाई थी, क्योंकि 2 व्यक्ति जो कभी एक ही टीम में थे, अब खुद को एक खतरनाक लड़ाई में पाते हैं। लोग देखते ही रह गए, क्योंकि स्थिति और भी नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। लेकिन हिंसा यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे विवाद जारी रहा, एक और व्यक्ति इसमें शामिल हो गया, जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया। इस तीसरे आदमी के शामिल होने से हिंसा में वृद्धि ही हुई और स्थिति मौत की कगार पर पहुंच गई। हलचल के बीच में हिक्स और उसके मैनेजर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों अपने इरादे और भावनाओं से प्रेरित थे। टकराव भयंकर था, जिसका कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो इसमें शामिल सभी लोगों पर पक्का प्रभाव छोड़ेगी। हिक्स और उसके मालिक के बीच तीखी नोकझोंक के बीच घटनाओं का एक भयावह मोड़ सामने आया, जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही शारीरिक संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा, हिक्स ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। जैसे ही रैपर दूर जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वह अपने बैग तक पहुंची और एक हैंडगन निकाल ली। हथियार को देखकर भीड़ में हड़कंप मच गया और लोगों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। सीसीटीवी कैमरों ने उस भयानक पल को कैद कर लिया जब हिक्स का हाथ हैंडगन के ट्रिगर पर था, जो उस खतरे का आभास था जो अब उन सभी पर मंडरा रहा था। हथियार को मजबूती से अपनी पकड़ में रखते हुए हिक्स ने गोलियों की बौछार कर दी, लगातार अपने मैनेजर का पीछा करते हुए, क्योंकि वह छिपने की पूरी कोशिश कर रहा था। गोलियां सड़कों पर गूंज रही थीं, जिससे शांति भंग हो गई और विनाश के निशान छूट गए। मैनेजर, जो पहले से ही झगड़े से कमजोर हो गया था, गोलियों की बौछार से बचने में असमर्थ था। प्रत्येक गोली का अपने निशाने पर थी, जिससे कई घाव हो गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दृश्य पूरी तरह से भयानक और आतंक का था, क्योंकि स्थिति की वास्तविकता सभी लोगों के सामने आ गई। जैसे ही मैनेजर का शरीर जमीन पर गिरा, दुखद घटना का पूरा प्रभाव स्पष्ट हो गया। म्यूजिक इंडस्ट्री का भविष्य अब हिंसा और खून खराबे से प्रभावित हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में जीवन समाप्त होने का भयानक दृश्य कैद हुआ, जो मानव अस्तित्व की नाजुकता की याद दिलाता है। लेकिन चौंकाने वाली घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही अफरा तफरी फैली, विवाद में शामिल दूसरे व्यक्ति ने अपना एक खौफनाक निर्णय लिया। मौके का फायदा उठाते हुए वह एक कार में बैठ गया और जानबूझकर हिक्स से टकराया, जिससे बहुत जोर की टक्कर हुई। टकराव ने उसे फैला दिया। पहले से खराब चीजें अब और ज्यादा खराब हो गई। इमरजेंसी सर्विस को घटनास्थल पर बुलाया गया, जो इसमें शामिल लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मैनेजर की छोटें घातक साबित हुईं, जिससे एक ऐसा सन्नाटा हो गया जिसे कभी नहीं भरा जा सका। हिक्स, जो एक समय एक उभरता हुआ सितारा था, अब खुद को कानूनी तूफान के शिकंजे में पाता है। सीसीटीवी में कैद हुई दुखद घटना के बाद हिक्स ने आत्मरक्षा का दावा करते हुए कहा कि उसे झगड़े के दौरान अपनी जान का डर था। यह दावा उसके बचाव का आधार बनता है, क्योंकि वह दूसरी डिग्री की हत्या के आरोपों का सामना कर रही है। इसके बाद हुई कानूनी कार्यवाही ने देश को जकड़ लिया है। दुनिया देख रही है
कि अराजकता के बीच सच्चाई की तलाश की जा रही है। जबकि सीसीटीवी फुटेज घटनाओं का भयानक विवरण स्पष्ट करता है, यह स्थिति की उलझाने के बारे में सवाल भी उठाता है। क्या हिक्स वास्तव में आत्मरक्षा में कर रहा था, या क्या उसकी हरकतें खुद को बचाने के लिए आवश्यक सीमा से परे थीं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे अदालत को जूझना होगा, क्योंकि वे इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है, हिक्स के वकील ने जोरदार तर्क दिया कि यह घटना आत्मरक्षा का स्पष्ट मामला है। वे उस जान जाने के खतरे पर जोर देते हैं जो हिक्स ने विवाद के दौरान अनुभव किया था। उसने अपने आप को कमजोर दिखाया, जिसने खुद को जीवन या मृत्यु की स्थिति में पाया था। ये एक कहानी है जिसे कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है, जो मानते हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए हिक्स का बचाव करना सही था। एकजुटता दिखाने के लिए हिक्स के समर्थन में एक GoFundMe पेज बनाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि विवाद में शामिल 2 लोगों द्वारा उस पर कई बार हमला किया गया था। इस पन्ने का उद्देश्य हिक्स की कानूनी रक्षा के लिए वित्तीय सहायता जुटाना है, इस विश्वास को उजागर करना कि वह खुद एक पीड़ित थी। जैसे जैसे कानूनी लड़ाई आगे जा रही थी, दुनिया सांसें थामकर अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है। सीसीटीवी में कैद चौंकाने वाली घटनाएं बेशक मामले के नतीजे को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शेफ जी, एक प्रमुख ड्रिल रैपर और 30 से अधिक अन्य संदिग्ध गैंग सदस्यों को ब्रुकलिन में महत्वपूर्ण आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया। 16 मई 2022 को रैपर शेफ जी, जिनका असली नाम माइकल विलियम्स है, को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि 32 लोगों के खिलाफ 140 मामलों में गैंग मेंबर्स पर आरोप लगाया गया था, जिसमें हत्या, हत्या की कोशिश, हथियार रखने और अन्य अपराध शामिल थे। वे एट्रे क्रिप्स के नेता थे, जिन्होंने 9 वेज गैंग के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में हाहाकार मचाया। इल्जाम में शामिल साजिश की अवधि के दौरान हिंसा और आपराधिक मामलों की 27 घटनाएं हुई, जिनमें 13 पीड़ितों के साथ 12 बार गोलीबारी करना शामिल था, जिसमें एक मौत भी शामिल थी। दुख की बात है कि गोलीबारी के 3 पीड़ित आम आदमी थे। मुजरिमों द्वारा लगभग 37 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया या उन्हें अपने पास रखा गया, और जांच के दौरान 19 हथियार बरामद किए गए। और जैसा कि गैंग में आम है, विशेष रूप से हिप हॉप में शेफ जी का गैंग ड्राइव बाय गोलीबारी में शामिल था, जिसमें लोग मारे गए और अन्य घायल हो गए। उनके कुछ अपराध सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। 21 अक्टूबर 2020 को गैंग के कुछ मेंबर्स अपने दुश्मन के इलाके में चले गए। उन्होंने एक सोची समझी योजना बनाई कि कैसे अपने दुश्मन पर हमला किया जाए और उन्हें वहीं चोट पहुंचाई जाए जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। उन्हें नहीं पता था कि उस रात उनकी सारी हरकतें सीसीटीवी में कैद हो जाएंगी। गैंग हॉथोर्न स्ट्रीट और नॉस्ट्रैंड एवेन्यू के पास रुका, एक ऐसा जगह जहां फोक नेशन अक्सर घूमता रहता था। NYPD द्वारा प्राप्त उस रात के सीसीटीवी फुटेज में शूटिंग शुरू होने से कुछ पल पहले एक सफेद सेडान फुटपाथ पर वापस आती दिखाई दी। इसके रुकने के बाद 3 बंदूकें कार से बाहर निकल गईं, 2 कार की तरफ से और एक सनरूफ से। अपने पीड़ितों की दिशा में गोलियों की बौछार करने के बाद वे तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। एक अलग सड़क पर लगे दूसरे कैमरे से पता चलता है कि यह एक सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना थी। शूटरों को जल्दी भागने में मदद के लिए दूसरी कार का इस्तेमाल किया गया। इस सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद जीप सेडान का इंतजार करते हुए ट्रैफिक को रोकती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही शूटर को ले जा रही सेडान चौराहे पर मुड़ती है, जीप उसका पीछा करती है और दोनों कारें तेजी से रात में निकल जाती हैं। अगली सुबह खबर फैलती है कि फोक नेशन के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिली ने थियोडोर सीनियर उर्फ स्नाइपर ब्लिक्सकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो फोक नेशन गैंगस्टर डिसिपल्स का एक संदिग्ध सदस्य और शेफ जी विरोधी 22GZ का सहयोगी था। ऐसा आरोप है कि सफेद सेडान के सनरूफ से निकलते हुए निगरानी वीडियो में कामोंड्रे डेकाटू को कैद किया गया था। स्नाइपर ब्लिक्सकी उस दिन एकमात्र निशाना नहीं था। 3 अन्य फोक नेशन सदस्यों और 2 बेगुनाह दरबारी भी गोली मारे गए, हालांकि उनके घाव घातक नहीं थे। हत्या के 2 दिन बाद यह आरोप लगाया गया कि शेफ जी ने थियोडोर सीनियर की मौत का जश्न मनाने के लिए मैनहट्टन स्टीक हाउस में स्लीपी हैलो सहित अपने साथी गैंग के सदस्यों के साथ एक बड़े डिनर की मेजबानी की। यह गिरोह के भीतर एक चलन बन गया, क्योंकि शेफ जी ने हत्या करने वालों को पैसे देना और महंगे गहने देना जारी रखा। कोई भी समझ सकता है कि गैंग के कुछ लोगों ने गैंग के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। ये वे लोग थे जो मुश्किल में बड़े हुए थे, और अब शेफ जी उन्हें महंगे गहने और यहां तक कि कारें भी खरीद रहे थे। यहां इस क्लिप में हम रैपर को अपने क्रू की लग्जरी कारें खरीदते और महंगे गहने बांटते हुए देख सकते हैं। यह एकमात्र मौका नहीं था जब उसका गैंग लोगों पर गोली चलाते हुए कैमरे में कैद हुआ था। अगली घटना दिन दहाड़े घटी
और यह सब 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ, जब यह आरोप लगाया गया कि एक दूसरी गैंग के सदस्यों ने शॉर्ट हिल्स में शेफ जी की गुप्त ठिकाने वाली हवेली पर गोलीबारी की। यह स्पष्ट था कि किसी ने खुफिया जानकारी बेच दी थी। शेफ जी और गैंग ने जवाबी कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि रैपर ने बताया कि उसे हिट करने के लिए अगले दिन मौका मिलेगा। रात भर गैंग अपने मिशन पर चर्चा करता रहा। उन्हें जल्द ही पता चला कि चैंप नामक उनके गैंग के एक पूर्व सदस्य ने उनका खुफिया स्थान बता दिया था। अगले दिन अचानक हुए घटनाक्रम में शेफ जी ने खुलासा किया कि वह बदला लेने के मिशन में उनके साथ शामिल होगा और उसकी बहादुरी जल्द ही उसे मुश्किल में डाल देगी। जैसे कि गोलीबारी में भाग लेना उतना खतरनाक नहीं था, रैपर ने उस दिन एक और गलती कर दी। उन्होंने एक काली जीप ट्रैकहॉक किराए पर ली, जो उनके नाम पर रजिस्टर थी। यही वह कार थी जिसका इस्तेमाल हमले में किया गया था। न्यूयॉर्क में सीसीटीवी कैमरों की भरमार है और गैंग दिन के दौरान अपनी वारदातों को अंजाम देता है, इसलिए पुलिस को वाहन का पता लगाने और उसे शेफ जी तक पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ड्रिल रैपर ने शाम लगभग 4 बजे ओलिवेल मार्टिनेज, टोनी डार्डन और केनरिक ऑनस्ट्री को उठाया और ब्रुकलिन के चारों ओर घुमाया। चर्च एवेन्यू पर चैंप को देखकर गैंग को जैकपॉट मिल गया। शेफ जी ने कार उसके पास में ही खड़ी कर दी, जबकि अन्य 3 लोग कार से बाहर निकल गए। तीनों सड़क पर चले गए और अपने लक्ष्य पर गोलियां चला दी। फिर वे वापस कार की ओर भागे, जो तेजी से चल पड़ी। चैंप भाग्यशाली था, क्योंकि वह बिना किसी गोली के घाव के इस हमले से बच गया। हालांकि 2 आम लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे, क्योंकि उन्हें गोली मार दी गई थी। सौभाग्य से वे दोनों बच गए। पहला पीड़ित 43 वर्षीय महिला थी, जिसे इस वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चलते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरा पीड़ित 53 वर्षीय व्यक्ति था, जिसे दर्द से उसकी हाथ पकड़ते हुए देखा जा सकता है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों ने वाहन को एक सुनसान जगह पर ले जाते हुए देख लिया, जहां गैंग ने उसे फेंक दिया था। रैपर मैनहट्टन में घुस गया और कार को 481 वॉशिंगटन स्ट्रीट पर पार्क कर दिया। जैसे ही रैपर ने न्यू जर्सी वापस जाने के लिए उबर को फोन किया, तो वे सभी तितर-बितर हो गए। बाद में उसने ओलिवर मार्टिनेज को संदेश भेजा और उससे कहा कि कार से ऐसी कोई भी चीज मिटा दे जो उन्हें दोषी ठहराए। शेफ भूल गया था कि कार उसके नाम पर रजिस्टर थी और पुलिस आसानी से उसका पता लगा सकती थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाला बात यह है कि वे कार को छोड़ने से पहले उसे मिटाना भूल गए और उन्होंने अपने गिरोह के एक सदस्य को यह कहकर नुकसान पहुंचाया कि वह कार में वापस चला जाए। खैर, शेफ जी अब अपने सभी पिछले अपराधों के लिए सलाखों के पीछे है। जो हम भाग्यशाली हैं कि दुनिया को देखने के लिए कैमरे पर कैद हो गए। किंग वॉन, डेवोन बेनेट उर्फ किंग वॉन, कई गोलीबारी में शामिल था। इनमें से 2 घटनाएं कैमरे में कैद हो गईं। 2019 में किंग वॉन, लिल डर्क और बाइजू को भी शूटिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और यह पता चला कि रैपर्स ने अलेक्जेंडर वेदरस्पून को गोली मारने से पहले उसकी सोने की चेन और $30,000 लूट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने विक्टिम का वाहन भी चुरा लिया। दोनों रैपर्स पर अन्य आरोपों के अलावा हत्या के प्रयास, गंभीर हमले और सड़क पर गैंग गतिविधियों का आरोप लगाया गया था। सभी सबूत लिल डर्क की ओर इशारा कर रहे थे। उसके हथियार से फायरिंग करने की सीसीटीवी फुटेज से लेकर घटनास्थल पर मौजूद गवाहों का कहना है कि उन्होंने उसे हथियार के साथ देखा था। अटलांटा पुलिस विभाग के एक जासूस जेफरी चर्चिल ने अपना पक्ष रखा, जहां उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने एक गवाह से बात की थी जो शूटिंग की रात 2 रैपर्स के साथ था। महिला गवाह के मुताबिक उनके सामने एक कार में झगड़ा हुआ। फिर उसने डर्क को बंदूक निकालते देखा, जिससे उसे इमारत के चारों ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उसने गोलियों की आवाज सुनी। बाद में उसने पीड़िता को खून से लथपथ देखा। हालांकि उसने कभी नहीं देखा कि गोलियां किसने चलाईं। लिल डर्क के खिलाफ सबसे खतरनाक सबूत सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें डर्क का हाथ एसयूवी से बाहर निकलता हुआ और वेदरस्पून पर अपने हथियार से फायर करते हुए दिखाया गया था। आप देख रहे हैं, मिस्टर बैंक ने हाथ खिड़की से बाहर निकाला और पीड़ित पर कई गोलियां चलाई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को चुनौती देने के लिए डर्क का बचाव मौजूद था। रैपर के वकील के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में रैपर को ट्रिगर दबाते हुए नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा बचाव दल ने तर्क दिया कि वेदरस्पून के पास बंदूक थी और उसका वकील अपने ग्राहक का बचाव कर रहे था। अधिकारियों के अनुसार गैंग से जुड़े होने के कारण रैपर्स ने पीड़ित को गोली मार दी होगी। जबकि वॉन और डर्क कुख्यात ब्लैक डिसिपल्स गैंग का हिस्सा थे, वेदरस्पून वाइस लॉर्ड्स से संबद्ध था। शिकागो के एक पुलिस अधिकारी भी सुनवाई के लिए आए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि दोनों कुख्यात ब्लैक डिसिपल्स के कागजी सदस्य थे। सौभाग्य से बाद में मामला हटा दिया गया और रैपर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इसी समय अटलांटा के एक क्लब के बाहर हुई गोलीबारी में वॉन की मौत हो गई थी। ये पता चला कि वह वॉन ही था जिसने उस सुबह अलेक्जेंडर वेदरस्पून को गोली मारी थी।
डीए के ऑफिस के एक बयान से पता चला कि अगर वॉन अभी भी जीवित होता तो उस पर आरोप लगाया गया होता, जबकि डर्क के नाम को अदालतों ने मंजूरी दे दी थी। लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। कई लोगों ने सोचा कि उसने या तो वॉन पर इल्जाम लगाया है या अपना गुनाह उसके के सर लगा दिया। क्योंकि वॉन अपना बचाव करने के लिए यहां नहीं था, इसलिए डर्क को छोड़ दिया गया। हालांकि बिना किसी कागजी कार्रवाई के यह सटीक रूप से जानना असंभव है कि क्या डर्क ने गुनाह दूसरे पर लगा दिया या वॉन को मुजरिम बना दिया। अगली गोलीबारी में राजा वॉन को अंततः अपनी जान गंवानी पड़ी। 6 नवंबर 2020 को किंग वॉन ने अपना पहला एल्बम वेलकम टू ओ ब्लॉक सफलतापूर्वक रिलीज करने के बाद ओपियम नाइट क्लब छोड़ दिया था। उनका दल, जिसमें 3 सुरक्षा गार्ड और ओ ब्लॉक के उनके करीब 15 हुड लोग शामिल थे, अपने एयरबीएनबी में वापस जाने और रात बिताने के लिए तैयार थे। हालांकि एक समस्या थी, राजा वॉन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किंग वॉन के मैनेजर जेमसन फ्रैंकोइस उर्फ 100 के ट्रैक को वॉन के डीजे का फोन आया, जो बेकरार था कि वे अकेले थे। पता चला कि वॉन बिना सुरक्षा के एक अलग क्लब मोनाको हुक्का लाउंज में गया था। लगभग 25 वाहनों के काफिले के साथ ओपियम नाइट क्लब में जाने का क्या मतलब था, जब आपको उनके बिना किसी दूसरे क्लब में जाने था। और मामले को बदतर बनाने के लिए आप अपने मैनेजर या सुरक्षा को अपने ठिकाने के बारे में सूचित करने में नाकाम रहते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं था। इस तरह की सुरक्षा संबंधी गलतियां करना वॉन का काम नहीं था। खैर, ट्रैक और वॉन के बाकी साथी अपने वाहनों में सवार हो गए और नई जगह की ओर चल पड़े। जब बाकी लोग वॉन के स्थान पर पहुंचे तो कहानी और भी अजीब हो गई। यह देखकर कि वॉन ने बढ़त बना ली है, सभी ने सोचा कि वह पहले से ही क्लब में है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वॉन लगभग 30 मिनट तक कार में रहा। इसके बाद ट्रैक ने अपने सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा जांच करने का आदेश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लिए अंदर जाना सुरक्षित है। उन्होंने क्लब के अंदर और पीछे का नजारा देखा और ट्रैक को आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही वॉन अपने वाहन से बाहर निकलकर क्लब की ओर जाने वाला था, उसका एक होम बॉय ड्राइवर के पास आया और उसे सूचित किया कि उसने पार्किंग में साथी रैपर क्वांडो रोंडो को देखा था। एक सेकंड में वॉन कार से बाहर था और क्वांडो की ओर बढ़ रहा था। क्वांडो अब क्लब की ओर जा रहा था। वॉन अपने गैंग के कुछ लोगों के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। वॉन के लोग इसमें शामिल हो गए और क्वांडो पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने हमलावरों से दूर जाने की असफल कोशिश की। एक सेकंड में क्वांडो के होम बॉय में से एक, जिसे बाद में लिल टिम के रूप में पहचाना गया, हाथ में बंदूक लेकर उनकी गाड़ी के पीछे से आया और सभी के भाग जाने पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वॉन के सर पर चोट लगी थी। वॉन के मैनेजर के अनुसार जिसे भी इस दौरान गोली लगी थी, हर कोई भाग गया, क्योंकि उस रात लिल टिम एकमात्र निशानेबाज नहीं था। अंधेरे की आड़ में 2 ऑन ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी छुपे हुए थे, जिन्होंने लिल टिम द्वारा गोली चलाने के बाद भीड़ की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। अफरा तफरी की स्थिति के बीच वॉन के 2 लोग पुलिस की दिशा में भागे और उन्हें भी गोली मार दी गई। लिल टिम को भी पुलिस ने गोली मार दी थी, क्योंकि पुलिस को उससे खतरा लग रहा था। कुछ टाइम बाद वॉन के लोग उसके पास आए और नजदीकी अस्पताल ले जाने से पहले उसे गाड़ी में लाद लिया। लिल टिम क्वांडो रोंडो के साथ उनके वाहन में लंगड़ाते हुए बैठे और अस्पताल भी गए। जैसा कि नियति को मंजूर था, दोनों गैंग एक ही अस्पताल में पहुंचे। सौभाग्य से कोई और हिंसा नहीं हुई। दुख की बात है कि सर्जरी के दौरान वॉन की मृत्यु हो गई। जब दिन निकला तो अधिकारियों ने एक बयान जारी कर कहा, गोलीबारी की घटना के दौरान, गैंग शूटिंग और अधिकारी मुठभेड़ के दौरान 6 लोगों को गोली मार दी गई। बेनेट और 2 लोगों की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए और उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हालांकि लिल टिम को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन आरोप हटा दिए गए क्योंकि बाद में यह निर्धारित हुआ कि उसने आत्मरक्षा में किया था। पूह शिष्टी, दिन दहाड़े गोलियां, 2 हिट, विदेशी कारों में 5 लाख से अधिक रुपए, और इसमें एक रिकॉर्डिंग कलाकार पूह शिष्टी शामिल है। पूह शिष्टी, जिसका असली नाम लॉन्ट्रेल विलियम्स है, को फ्लोरिडा के मियामी डेड काउंटी में एक होटल के बाहर डकैती और गोलीबारी से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ा। FBI द्वारा आरोप लगाया गया कि वह एक भयानक अपराध के दौरान शूटिंग करने, साजिश और व्यापार को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत लूट करने के आरोप में शामिल था। यह घटना तब सामने आई जब विलियम्स और उनके साथी स्नीकर्स और मारिजुआना खरीदने के लिए लैंडन होटल में गए। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह दुनिया को चौंका देगा और इसमें शामिल लोगों के जीवन पर स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। यह सब फ्लोरिडा के मियामी डेड काउंटी में एक घातक दिन पर शुरू हुआ। पूह शिष्टी ने खुद को विवाद के तूफान में घिरा हुआ पाया। विलियम्स को 2 अन्य लोगों के साथ एक होटल के बाहर डकैती और गोलीबारी जैसे आरोपों में FBI द्वारा दोषी ठहराया गया था।
आरोपों में व्यापार कानून के तहत एक हिंसक अपराध, साजिश और डकैती के दौरान हथियार का इस्तेमाल शामिल था। यह घटना तब सामने आई जब विलियम्स और उनके साथियों ने लैंडन होटल का दौरा करने का फैसला किया, ये नहीं जानते हुए कि उनके कार्यों के परिणाम बुरे होंगे। उनका शुरुआती इरादा स्नीकर्स और मारिजुआना खरीदने का था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सामान्य सा दिखने वाला लेन देन एक काला मोड़ ले लेगा। विलियम्स किराए की मैक्लेरन कार से होटल पहुंचे, जो संगीत इंडस्ट्री में उनकी सफलता और स्थिति का प्रतीक है। हालांकि उनका इरादा सिर्फ स्नीकर्स और मारिजुआना खरीदने तक ही सीमित था। वह आलीशान कार के किराए पर भी बातचीत करना चाहता था। यह एक ऐसा दिन था जो इसमें शामिल सभी लोगों के जीवन को बदल देगा। जैसे ही विलियम्स और उनके सहयोगी लेन देन में शामिल हुए, तनाव बढ़ने लगा। जो छोटी बातचीत से शुरू हुई, वह जल्द ही हिंसक टकराव में बदल गई। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में विलियम्स और एक अन्य व्यक्ति ने अपने हथियार निकाल लिए और गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे 2 आदमी घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज ने भयानक घटना को कैद कर लिया, जिससे अपराधियों की पहचान के बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। पीड़ित, जिन्हें कूल्हे और बम में चोटें लगी थीं, ने बहादुरी से पूह शिष्टी को हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना। दुनिया ने अविश्वास से देखा, क्योंकि रैपर का नाम हिंसा और आपराधिक गतिविधि का रूप बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही विलियम्स और उनके साथियों जल्दी से घटनास्थल से चले गए, $40,000 से अधिक नकदी से भरा एक लुई वुइटन बैग मैक्लेरन से गिर गया। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था, जो बाद में जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डकैती से पहले विलियम्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी संपत्ति और हथियार का दिखावा कर रहा था। दुनिया को दिखाने के लिए बंदूकों और $100 के नोटों के ढेर की तस्वीरें पोस्ट की गईं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी उसे परेशान करने लगेगी। कानूनी अधिकारी ने कहानी को जोड़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सबूत के तौर पर विलियम्स के सोशल मीडिया पोस्ट का इस्तेमाल किया और लावारिस बैग में मिले बिलों को उन बिलों से जोड़ा जिन्हें उन्होंने ऑनलाइन दिखाया था। यह सबूतों का एक निशान था जिसे अदालत में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। यह पहली बार नहीं था जब विलियम्स को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उस पर पहले भी इसी घटना के लिए आरोप लगाया गया था और उसे रिहा कर दिया गया था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जून में उसे एक बार फिर हिरासत में लिया गया, इस बार जानबूझकर एक स्ट्रिप क्लब सुरक्षा गार्ड को गोली मारने के आरोप में। रैपर की जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आ गया था। जैसे ही शूटिंग की खबर जंगल की आग की तरह फैली, संगीत इंडस्ट्री और प्रशंसक सदमे की स्थिति में रह गए। पूह शिएस्टी, जो कभी अपनी प्रतिभा और बढ़ती सफलता के लिए मशहूर था, अब खुद को विवादों और कानूनी लड़ाइयों के तूफान के बीच में पाता है। इस घटना के परिणाम ने उसके करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। गोलीबारी की घटना ने न केवल पूह शिएस्टी की रेपुटेशन को कम किया, बल्कि पीड़ितों और उनके परिवारों पर भी गहरा प्रभाव डाला। पीछे छूटे शारीरिक और भावनात्मक घाव उस भयानक दिन की लगातार याद दिलाते रहेंगे। घटना के मद्देनजर कानूनी अधिकार एजेंसियों ने न्याय की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीसीटीवी फुटेज और पीड़ितों की पहचान से लैस FBI ने पूह शिएस्टी और उसके साथियों के खिलाफ मामला बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। उन पर जो आरोप लगे वे गंभीर थे और उनके गंभीर परिणाम हुए। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही शुरू हुई, दुनिया सांस रोककर देखती रही। पूह शिएस्टी, जो एक समय संगीत इंडस्ट्री में एक उभरता हुआ सितारा था, अब खुद को एक लंबी जेल की सजा की संभावना का सामना करते हुए अदालत कक्ष में है। इस मुकदमे का नतीजा न केवल उसके भाग्य का निर्धारण करेगा, बल्कि बेरहमी और आपराधिक मामलों के परिणामों के बारे में एक शक्तिशाली संदेश भी देगा। बचाव दल ने आरोपों की गंभीरता को देखकर अपने मुवक्किल की रक्षा के लिए जी जान से संघर्ष किया। उन्होंने तर्क दिया कि परिस्थितियां सही नहीं थीं और पूह शिएस्टी की हरकतें उसके चरित्र सच्चाई की नहीं दिखती है। हालांकि उसके खिलाफ सबूत भारी लग रहे थे। सीसीटीवी फुटेज और पीड़ितों की गवाही से लैस विपक्षी पक्ष ने लैंडन होटल के बाहर हुई घटनाओं की एक तस्वीर पेश की। उन्होंने तर्क दिया कि पूह शिएस्टी की सोची समझी साजिश थी और लालच और सत्ता की इच्छा से प्रेरित थे। अदालत कक्ष कानूनी रणनीतियों और गवाहियों का युद्ध क्षेत्र बन गया। अचानक आए एक मोड़ में रैपर ने वायलेंस और नशीली दवाइयों की तस्करी के अपराधों को आगे बढ़ाने के लिए हथियार रखने की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया, जिसमें अधिकतम 8 साल और 1 महीने की जेल थी। इसके बाद न्यायाधीश ने रैपर पूह शिएस्टी को फ्लोरिडा के एक होटल के बाहर हुई गोलीबारी में उनकी भूमिका के लिए 5 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। अगर आपको यह वीडियो देखने में मजा आया तो इसी तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर चल रहे किसी एक बॉक्स पर क्लिक करें।